जितने भी भाई हमारे देख रहे हैं, सबसे पहले उन सबों का प्रणाम। मेरा छोटा सा परिचय है, मैं डिवाइन यूथ सेल नोएडा का एक कार्यकर्ता चंदन कुमार भिंडवार हूँ। हम लोगों के बीच आज डिवाइन यूथ सेल के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विभूति भूषण जी हैं। आज उससे कुछ जानकारियाँ हम हासिल करना चाहेंगे। और ये डिवाइन यूथ सेल नोएडा के कोऑर्डिनेटर जो डिवाइन यूथ सेल युवाओं को 2003 से ही चलाते आ रहा है। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार जी, नमस्कार। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, हम सब ये जानना चाहेंगे कि आप कब गायत्री परिवार में आए और कैसे जुड़े इस परिवार से, हमारे व्यूअर्स को बताइए। बात चंदन जी, बात 1994 की है, जब पटना अश्वमेध यज्ञ हो रहा था। हम लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। उसमें पूरे बिहार के कोने कोने से बच्चे, जवान, बूढ़े बूढ़े लोग सब कोई यज्ञ देखने के लिए, चूँकि भूतो न भविष्यति पूरे बिहार में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा था। तो हम लोग भी अपना ट्यूशन कोचिंग बंद करके और देखने के लिए कि कैसा अश्वमेध यज्ञ होता है। अश्वमेध यज्ञ में तो हम लोग ये समझते थे कि जिस प्रकार से हम लोग सीरियल में देखते थे कि घोड़ा छोड़ा जाता है, तो एक ये भी था कि पता ना अश्वमेध यज्ञ तो आज तक हम लोग सुने थे, देखे तो थे नहीं। तो इसको देखने के लिए कि होता क्या है, हम लोग वहाँ पर अपने लॉज के 2-4 बच्चे लोग देखने के दृष्टिकोण से गए। और ऊपर वाले की विशेष अनुकंपा है कि जीवन में बस एक बार माता जी गई थी। बड़ा सा एक स्टेज बना हुआ था, माता जी बैठी हुई थी और सब लोग स्टेज के नीचे से उनको प्रणाम करते हुए निकल रहे थे। हमको भी प्रणाम करने का अवसर उनको मिला और वहाँ खिचड़ी प्रसाद किए, हवन किए। और लौट करके जब हम लोग वहाँ से आए तो मन मस्तिष्क में ये हमेशा चलता रहा कि जो गायत्री यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जो हुआ था, इसका ऑफिस अपने पटना में कहाँ है। तो मेरे एक छोटा भाई है साथ में, वो भी रहता था, मेडिकल का तैयारी करता था। वो पटना शक्तिपीठ लोहिया नगर के बगल में फिजिक्स का कोई ट्यूटर हैं, उन्हीं के पास पढ़ता था। तो उसके मन में हो गया, गुरुदेव की ऐसी विशेष कृपा हुई कि उसके मन में हो गया कि हाँ भाई, ये गायत्री मंदिर पूरे पटना में कहाँ है, उसको ढूंढा जाए। तो ढूंढते 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 बाद में पता चला कि यहाँ हम ट्यूशन पढ़ने जाता था, उसके बगल में ही गायत्री मंदिर था। मेरे यहाँ आया, लौट करके ढूंढ लिया। हमने क्या ढूंढ लिया भाई? तो गायत्री मंदिर ढूंढ लिया। जो यज्ञ वहाँ पर हो रहा था, अश्वमेध यज्ञ, जिसमें माता जी आई हुई थी, हम लोग वहाँ गए थे, उसका मेन ऑफिस तो यहीं पर है। तो हम लोग गायत्री मंदिर पहुँचे। उसके बाद हम लोग राय करके लौ से 2-4 भाई लोग, जितने लोग भी उस यज्ञ से प्रभावित थे, गायत्री मंदिर ढूंढने के लिए हम लोग वहाँ पर पहुँचे। इस प्रकार हम लोग उसी समय से हम लोग प्रत्येक रविवार को, छुट्टी रविवार को ही पटना के विद्यार्थी लोगों को मिलता है। ट्यूशन, कोचिंग, कॉलेज, ये सब हर समय रहता है। कहीं घूमने फिरने, आदमी सिनेमा देखने का, कहीं भी इष्ट मित्रों के पास जाने का, कहीं मंदिर में जाने का, अगर किसी बच्चे को मन करे तो संडे ही, रविवार ही समय मिलता है। तो इतना हम लोग प्रभावित हो गए कि प्रत्येक रविवार को जो छुट्टी का दिन था, वो सुबह 9 बजे से लेकर के और 2-3 बजे तक हम लोग वहीं ही रहते थे। और धीरे धीरे उसके बाद पटना युवा प्रकोष्ठ का गठन हुआ। हमारे मनीष जी से मुलाकात हुई। उसी समय युवा प्रकोष्ठ पटना का गठन हो रहा था, उसमें हम लोग सहयोग किए, साथ में बैठते थे। और जितनी भी गतिविधियां, पटना के युवा प्रकोष्ठ आज बहुत बड़ा, भारतवर्ष का सबसे बड़ा युवा मंडल बना हुआ है, उसका गठन हमारे सामने हुआ है। हम उसमें सहयोगी के रूप में मनीष जी के साथ ही हम रहे हैं। इस प्रकार हमेशा अनवरत आते जाते हमारी जुड़ाव गायत्री परिवार से हुआ है। वास्तव में आप बहुत सौभाग्यशाली कहा जाए, माता जी के जो अश्वमेध चलाए थे उससे ही आप जुड़े हुए हैं। और सुना है कि शांति कुंज आज के समय में स्वर्ग है। तो आप पहली बार शांति कुंज कब गए और जाने के बाद आपका कैसा अनुभव रहा? देखिए, हम लोगों को तो उसी समय आने का मन कर रहा था, लेकिन अब
कम आने में खर्च लगेगा। गार्जियन को अचानक बता देना। आजकल जो गायत्री परिवार का जो कंसेप्ट है हमारे परिवार में, चाहे हमारे जानने वाले जितने भी लोग हैं, वो रियल बात को समझ चुके हैं कि गायत्री परिवार का मतलब ये नहीं हुआ कि भगवा पहना करके उसको पूर्ण रूप से अध्यात्म में परिणत करवा के घर द्वार छुड़वा दे। आज के टाइम में जब गार्जियन समझा कि हाँ गायत्री परिवार का मतलब क्या है, गायत्री परिवार का मतलब जब गार्जियन ये समझा कि बच्चे को उत्थान करना, उसकी गलत प्रवृत्ति को छुड़ाना गायत्री परिवार का मेन मकसद है। हर पुस्तक के पीछे अपने गार्जियन लोगों को हम दिखाया कि देखिए हमारे गुरुदेव का उद्देश्य क्या है। व्यक्ति में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। देवत्व का उदय माने अच्छे अच्छे गुण का उदय। 4 घंटा बच्चा पढ़ाई करता है तो 6 घंटा पढ़ना शुरू कर देगा। खैनी पान पराग गुटखा खाता है उसको छोड़ देगा। अच्छे अच्छे गुण का समुच्चय उसके जीवन में आएगा। ये हमारे गायत्री परिवार का कंसेप्ट है। जब ये हमारे परिवार के लोग जाने तो लंबे दिनों के बाद जाने शांति कुंज भी, शांति कुंज को और गायत्री परिवार को। पहले तो ये समझते थे कि डिमोटिवेट हो गया है, पहले यही समझते रहे कि डिमोटिवेट हो गया है। और जब गायत्री परिवार का कंसेप्ट को समझे सब कोई, तब हमेशा ये कहे कि कब जा रहे हो शांति कुंज, कहाँ है तुम्हारा ऑफिस, हमको भी ले चलो। आपकी मेमोरी बढ़ती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, बोलने बतियाने का आपका तरीका अच्छा हो जाता है, सोने जागने का समय फिक्स हो जाता है। ये कौन गार्जियन नहीं चाहेगा साहब? युवा काल में तो सब गार्जियन चाहते हैं। तो अब जब धीरे धीरे जान गए तो डांटना कम कर दिए। गलत जो उनके दिमाग में घुसा हुआ था वो सब धीरे धीरे निकल गया। पटना शक्तिपीठ पर हमारे गार्जियन लोग गए। शांति कुंज तो उस समय नहीं आए थे, बाद में आए हैं। लेकिन जब जाने पहचाने सब समझे तब हमको वहाँ से मिल गया कि हाँ भाई कोई। उसके बाद हम लोग 2000 में, इतना दिन मेहनत करने के बाद 5 बरस लग गया वहाँ पर हमको 2000 में पूरे परिवार को समझाने बताने में कि हाँ भाई गायत्री परिवार का मकसद क्या है। वहाँ जाना का मतलब ये नहीं कि घर द्वार छोड़ करके हम विदाई, हरिद्वार में हमारी विदाई हो गई। ये बात जब समझे तो हमको धीरे धीरे 5 बरस का टाइम लग गया। 94 से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन 2001 में शांति कुंज में पहली बार हम आए थे। और शांति कुंज आए तो हम तो खुदे नहीं आए थे, तो दुनिया को क्या बताएंगे। और लगा कि हाँ सचमुच स्वर्ग है। वहाँ की सुव्यवस्था, वहाँ की सादगी, वहाँ की सफाई, वहाँ के बातचीत, वहाँ का रहन सहन, सब चीज़ को देख करके ऐसा लगता है कि हाँ भाई सचमुच में धरती पर कहीं स्वर्ग है तो अपना शांति कुंज है। उसके बाद सैकड़ों बार लोगों को हम ले करके गए, सैकड़ों बार ले करके गए। जो कोई भी गया वहाँ पर जुड़ करके आया और कुछ ले करके ही वहाँ से आया है। आज के टाइम में युवा प्रकोष्ठ अपना नोएडा में है, सब कोई सहयोग कर रहा है उसमें लोग। तो शांति कुंज जाना चाहिए एक बार, सब किसी को जाना चाहिए, स्वर्ग को देखना चाहिए। हमारे गुरु जी बहुत सारे साहित्य लिखे हैं, बहुत सारे विचार दिए हैं। उसमें सबसे करीब आपका कौन सा सद्वाक्य रहा जो आपको हमेशा प्रोत्साहित करते रहा? आप उसके बारे में एक चीज़ दिए हैं गुरुदेव हमको, वो है तो बहुत कुछ, लेकिन एक चीज़ दिए हैं हमको। इस बात को हम आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे। और गुरुदेव बार बार कहा करते थे कि तुम्हारे जीवन में नियमितता एक शब्द प्रवृत्ति है। कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई का हो, बिजनेस व्यवसाय का हो, डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो या फिर दुकानदारी हो, अगर उसमें नियमितता नहीं अगर आएगी तो उस कार्यक्रम में आपको, उस काम में आपको सफलता मिलने में संदेह है। हम एक ही संकल्प लिए कि गुरुदेव 2003 में हम नोएडा में आए। चेतना केंद्र की स्थापना 2003 में ही हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा लगाया गया है। तो उसमें जब 2003 में चेतना केंद्र आए, युवा प्रकोष्ठ की स्थापना की प्लानिंग हमारे मन में आया, तो उसमें एक ही संकल्प लिए कि गुरुदेव हमारी तबीयत खराब हो जाए या फिर मैं नोएडा में ना रहूं, उसी संडे को मैं नहीं आऊँगा, उसी रविवार को मैं नहीं आऊँगा। अगर मेरी तबीयत ठीक हो, नोएडा में मैं हूँ, तो कुछ भी हो जाए, मैं प्रत्येक रविवार को 4-6 घंटा का समय
9 बजे से लेकर के 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ पर हम लोग प्रत्येक रविवार को रहते हैं। और उसी एक ही सत प्रवृत्ति, इतना बड़ा युवा प्रकोष्ठ तो उसमें नहीं था, नहीं, अकेले थे। धीरे धीरे हर रविवार को आते गए तो एक से दूसरे आदमी से जान पहचान हुआ हमारी, फिर 2 से 4 हुए, 4 से 6 हुए, फिर युवा प्रकोष्ठ का धीरे धीरे, जब पटना से हम आए हुए थे, युवा प्रकोष्ठ की परिकल्पना हमारे मन मस्तिष्क में चल रहा था, धीरे धीरे युवा प्रकोष्ठ बन गया। तो आज के टाइम में इतना बड़ा युवा प्रकोष्ठ बना हुआ है, इतनी सारी गतिविधियां हम लोगों के माध्यम से चलाई जा रही है। अगर उसके पीछे कोई सत प्रवृत्ति अगर है तो मात्र एक ही सत प्रवृत्ति है, नियमितता। क्योंकि कमियां तो बहुत है, लेकिन कमियां जब नियमित आप चेतना केंद्र आएंगे, आपके जीवन में नियमित साधना होगी, नियमित स्वाध्याय होगा, नियमित चेतना केंद्र आना जाना होगा, नियमित एक खास इंटरवल पर शांति कुंज आना जाना होगा, तभी तो उस कमियां को गुरुदेव आपके जीवन से हटाएंगे। एक बार केवल कह देने से गुरुदेव क्यों हटाएंगे भाई आपके जीवन की कमी? पढ़ाई लिखाई कहीं फील्ड लीजिए, एक दिन पढ़े 4 दिन नहीं पढ़े, एक दिन पढ़े 4 दिन नहीं पढ़े, तो आपको विद्या आएगा, फिजिक्स आएगा, या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो कुछ हो पाएगा क्या? नहीं, नियमितता ही एक ऐसी सत प्रवृत्ति है। मैं हर अपने युवा प्रकोष्ठ के भाइयों को हम बताना चाहते हैं और चाहते हैं कि गुरुदेव उनके जीवन में और कुछ दे, सब कुछ दे, लेकिन नियमितता हमारे दृष्टिकोण से सबसे बड़ा चीज है। किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना है, अगर उसके जीवन में बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं तब तो आसमान में चढ़ जाएगा, लेकिन कुछ बुराइयां भी है ना, तो धीरे धीरे गुरुदेव रोज आएगा, रोज आएगा, रोज आएगा, हर इतवार को आएगा, उसके जीवन में साधना नियमित रहेगी, या धीरे धीरे परिमार्जन होना उसके जीवन में शुरुआत हो जाएगा। धीरे धीरे वो व्यक्ति शक्तिशाली हो जाएगा, प्रतिभाशाली हो जाएगा, और गुरुदेव का बड़ा काम करने का श्रेय मिल जाएगा उसको। चलिए, नियमितता से बहुत कुछ मिलते हैं। हमारे गुरुजी 3200 साहित्य लिखे, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। तो उस 3200 साहित्य में आपको सबसे कौन सा ऐसा बुक पढ़े जो सबसे अच्छा लगा? और छोटी पुस्तक हारिए न हिम्मत कुछ बहुत प्रभावित करता है, बहुत सारी बातें हैं उसमें। कुछ इसमें से बताते, रिकमेंड करते। हारिए न हिम्मत में के अंदर की बातें तो बहुत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कहानी में हारिए न हिम्मत से संबंध रखता है, एक कहानी बड़ी सुंदर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, हमारे ही क्षेत्र के थे, जीरादेई, उसी डिस्ट्रिक्ट से थे, सिवान के थे वो। तो उनके जहाँ पूजा पाठ करते थे, बड़ी सुंदर एक कोटेशन लिख करके रखते थे पूजा स्थली। हाँ, पूजा स्थली में तो बड़ी सुंदर कोटेशन लिख करके रखे हुए थे, और बहुत इतना अच्छा कोटेशन था कि उनके हटने के बाद भी जो 2-3 गो राष्ट्रपति लोग आए उसको हटवाए नहीं। बड़ी अच्छा कोटेशन था। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब थे ना उस टाइम में, उन्हीं के टाइम में हमारे क्षेत्र के एक आदमी को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। तो प्रेसिडेंट अवार्ड किसी को मिलता है किसी भी क्षेत्र में, तो 4-5 दिन पहले उसको राष्ट्रपति भवन में बुला लिया जाता है। वो दिल्ली उल्ली घूमता है, राष्ट्रपति भवन को देखता है, मुगल गार्डन को देखता है। जिस दिन अवार्ड वाला कार्यक्रम होता है उस दिन उसको अवार्ड मिलता है, 1-2 दिन के बाद, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति का मुख्य अतिथि के रूप में वो रहता है, क्योंकि बड़ा आदमी है, देश का बड़ा काम किया है वो। तो हमारे क्षेत्र के जो मास्टर साहब थे तो उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिलना था, तो 2-3 दिन पहले चले गए, तो चिट्ठी लिख करके दिए कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के क्षेत्र से हम लोग आए हुए हैं, परसों हमको राष्ट्रपति अवार्ड मिलना है। हम चाहते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपति थे वो कहाँ कहाँ कैसे रहते थे, क्या है, उस क्षेत्र को हम घूमना चाहते हैं। तो परमिशन मिल गया उनको। तो गाइड जो था वो गाइड इन लोगों को घुमाया, यहाँ सोना है, यहाँ बैठते थे, यहाँ पूजा करते थे, ये सारी बातें, यहाँ टहलते थे, सारी, भाई राष्ट्रपति देश का राजा होता है, सारी व्यवस्था होती है वहाँ पर। तो जो पूजा स्थली थी ना, उसमें बड़ी सुंदर कोटेशन लिखा हुआ था, और वो पढ़ करके और गांव में जाकर बता रहे थे। हम लोगों से बताया गांव में गए तो, कि इतना सुंदर कोटेशन है कि अभी तक उसको मिटाया नहीं गया है। वो ये है कि हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम, और जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। तो
वहाँ से बताने वाला ये बताया कि किसी काम को आप कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं तो दो बात हो सकती है, एक तो सक्सेस मिल जाएगा, एक फेलियर मिलेगा। दो ही चीज हो सकता है कोई काम कर रहे हैं तो। हाँ, राइट बात है। चाहे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, चाहे दुकानदारी, बिजनेस, व्यवसाय, पत्रकारिता, नेतागिरी, कुछ भी कर रहे हैं, दो काम हो सकता है, दो बात होगी, या तो जीत गए नहीं तो हार गए। तो जीतने के बाद आपके जीवन में अहंकार आ सकता है, सही बात है। और हारने के बाद आपकी नींद हराम हो सकती है, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। तो दोनों का ट्रीटमेंट उसमें दिया गया है। हारिए न हिम्मत, काम जब आप कर रहे हैं तो, और विसारिए न राम, उस समय तक आप मेहनत करते रहिए जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए। हारना ही नहीं है आपको, लेकिन अहंकार ना हो तो राम को याद रखिए। हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। हाँ, अगर आप सक्सेस नहीं किए, फेलियर हो गया आपका, तो तुरंत ये सोचिए रात को, ऐसा नहीं कि रात को चूंकि फिर अगले दिन मेहनत करना है, डिप्रेशन में ना जाएं आप। तो दूसरी लाइन को आप रात को सोने के टाइम में याद करना है आपको कि जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही। हमारे भाग में इतना ही लिखा था, कोई बात नहीं है। तो इस बात से संबंधित बहुत सारी बातें आपको हारिए न हिम्मत में हमको मिलता है। बहुत सुंदर। हमारे श्रोता को बहुत बड़ा लाइन मिल गया। हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम, जाहे विधि रखे राम वही विधि रहिए। आप अगला ये जानकारी हम चाहते हैं, आपसे लेना चाहते हैं, जो गायत्री मंत्र जपने से पहले आपका जीवन कैसा रहा और जपने के बाद क्या चेंजेज आया, क्या परिवर्तन? सबसे बड़ा चेंजेस तो आया है कि हम माइक पर बोल ही नहीं पाते थे। सही बात है। गायत्री मंत्र, आप मेरा पहले का वीडियो देख लीजिए। अब कहने में हमको शर्म भाई, अपने परिवार के भाइयों बहनों को बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। गायत्री मंत्र जपने से आपके जीवन में प्रखरता आती है, आप समृद्ध बनते हैं। जिस फील्ड में भी बहुत सारे सत्प्रवृत्तियाँ आपके जीवन में आती है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपया भी, उस सत्प्रवृत्ति की संवर्धन के लिए अगर कीमत आंका जाए तो करोड़ रुपया भी छोटा पड़ जाएगा। टाइम से उठना, टाइम से सोना, क्या पहनना है, क्या बोलना है, कितना कमाना है। डॉक्टरी कर रहे हैं तो दांत की डॉक्टरी में फिलिंग का जो चार्ज है 1200-1500 रुपया, अच्छा से अच्छा फिलिंग का चार्ज है 1200-1500 रुपया है। केवल झूठ बोल देना है कि नहीं जी ये फिलिंग नहीं, ये तो फिलिंग करेंगे तो दर्द हो जाएगा, इस दांत को RCT करवा दीजिए, उसका कीमत 8-10 हज़ार रुपया है। तो पब्लिक को आप फ्रॉड नहीं कर सकते हैं। समाज में गायत्री मंत्र जापने वाला व्यक्ति को मैं देखता हूँ कि जो उचित है, गुण कर्म स्वभाव से लंबे दिन तक गायत्री जपने से यही फायदा होता है कि गुण कर्म स्वभाव से जिस पोस्ट पर भगवान ने उसको बैठाया है वो बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। एक सच्चे डॉक्टर के रूप में, एक सच्चे भाई के रूप में, चाहे कोई बहन है तो एक सच्चे बहन का रूप में, एक भारतवर्ष का एक अच्छा नागरिक जो उसको करना चाहिए। आज संडे का दिन है ना, संडे के दिन सबसे ज़्यादा डॉक्टर लोगों को आमदनी होती है, क्योंकि सारी दुनिया की छुट्टी संडे को है। आपके सामने 5 से 10 मिस्ड कॉल पड़ा होगा कि डॉक्टर साहब कब आ रहे हैं। सब किसी को बोल रहा हूँ कि संडे छुट्टी है। आज तो हम कमा सकते थे ना सर, ज़्यादा कमा सकते थे। एक गायत्री मंत्र का ही प्रभाव है कि अब शटर डाउन करके मैं यहाँ बैठा हूँ। आप तो इंजीनियर हैं, आपकी तो छुट्टी है, लेकिन हमारी तो छुट्टी कभी नहीं है। मैं चाहता था 10, 12, 15, 20 हज़ार रुपये आज भी कमा सकते थे। तो ये शटर डाउन हुआ है ना, गायत्री मंत्र का ही प्रभाव है। और हमारे दृष्टिकोण से जो काम वहाँ कर सकते थे उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम ये है। गायत्री मंत्र से सबसे ज़्यादा फायदा आपको ये है, गुण कर्म स्वभाव से तो वो व्यक्ति वैसा बन ही जाएगा। तत्काल समाज में जो जरूरी वाला काम है ना, जो गुरुदेव का जो उद्देश्य है, सबसे जरूरी वही काम है आज के टाइम में। तो उसके लिए भी व्यक्ति सामंजस्य बिठा करके और उसके लिए भी समय निकालने की कोशिश करता है और बुद्धि लगाता है। हमारे जीवन में तो गायत्री मंत्र से यही फायदा हुआ है। आपके जीवन में जो हुआ हो वो तो है ही, लेकिन समाज में भी बहुत बड़ा
फ़ायदा हो रहा है, हम लोग युवाओं इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, क्योंकि आप युवाओं को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, युवा प्रकोष्ठ चला रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, प्रश्न है, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने बता ही दिया है, फिर भी मैं ये प्रश्न दोहराना चाहूँगा। जो गुरुजी का गायत्री परिवार के बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम चलता है, उसमें आप सबसे ज़्यादा किस एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं और उससे समाज को क्या बेनिफिट मिल रहा है? देखिए, गुरुदेव के 100 सूत्रीय बल्कि 1000 सूत्रीय कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग अपने प्रतिभा के हिसाब से बाल संस्कारशाला और साहित्य विस्तार और तीसरा युवा जोड़ो अभियान, ये 3 गतिविधियों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाल संस्कारशाला में हमारे भाई लोग जाते हैं तो इस उद्देश्य को लेकर के नहीं जाते हैं कि हमको मैथमेटिक्स पढ़ा देना है, अंग्रेजी पढ़ा देना है, योग करा देना है। उनको ये बात बता करके भेजा जाता है कि आपको गुरुदेव की बातों को बताना है, क्योंकि असली बातें वही हैं। व्यक्ति अंदर से जगेगा जब तक नहीं, कितना भी उसको फैसिलिटी और रिसोर्सेस दे दीजिए, वो नहीं कर सकता है कुछ। तो गायत्री मंत्र और गुरुदेव की जो बातें हैं, अंदर से जगाने की बातें हैं। हम लोग जरूर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चाहे जो कुछ भी बाल संस्कारशाला में बच्चे लोग डिमांड करते हैं, हम लोग फुलफिल कराते हैं उनको, लेकिन हर बात में इस बात को बताने की कोशिश करते हैं कि बेटा इस चीज़ को तुम जानो कि वो हर चीज़ तुम्हारे अंदर है, जो भारतवर्ष के बल्कि विश्व के बड़े बड़े लोगों के पास होता है। तुमको बस विश्वास करने की ज़रूरत है। उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं योगा के माध्यम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के माध्यम से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के माध्यम से। इस बात को उनके अंतःकरण में, गुरुदेव की बातें को अंतःकरण में घुसाने की कोशिश करते हैं कि तुम अपने को रिक्शा चलाने वाला, गुटखा, पान, पराग, तिरंगा खाने वाला व्यक्ति ही मत समझो। वो हर चीज़ तुम्हारे अंदर, हर संभावनाएं तुम्हारे अंदर है, जो अंबानी परिवार में है, अडानी परिवार में है, नरेंद्र जी मोदी जी में है, हमारे चिन्मय भैया में है। और हर संभावनाएं तुम्हारे पास भी है। तुम हमसे जुड़ो, हमारे गुरुदेव से जुड़ो, गायत्री मंत्र से जुड़ो, और हर चीज़ तुमको प्राप्त होगा जो बड़े बड़े लोगों के होता है। अल्टीमेट वो लास्ट जहाँ लोग नहीं जा पाते हैं सेवा के लिए, वहाँ आपके माध्यम से झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को पढ़ाया जाता है, युवाओं को मोटिवेट किया जा रहा है। और एक क्वेश्चन और है, मेरे मन में प्रश्न आ रहा है, जो जब एक ऐसा संस्मरण हम लोग को बताइए, सुनाइए, जब आपको लगा होगा कि हम बहुत ही मुश्किल में हैं, अब नहीं कुछ दिख रहा है, कोई आशा की किरण नहीं दिख रहा है, उस समय आपको किस तरह से गुरुजी, माताजी, माँ गायत्री का आशीर्वाद मिला और किस तरह से आप इस सिचुएशन से निकले? ऐसे तो हमेशा हम लोग को ऊपर अनुदान वरदान माँ गायत्री, गुरुजी, भगवान का मिलता ही रहता है, किसी ने सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है, उस पर देखिए, ये तो हर क्षण, पेशे से हम डॉक्टर हैं, रहने वाले हम बिहार के हैं, प्रैक्टिस करते हैं नोएडा में, युवा प्रकोष्ठ गायत्री चेतना केंद्र में चलाते हैं। मेरे पिताजी कोई IAS PCS अधिकारी नहीं हैं, कोई नेता मंत्री नहीं है, शांति कुंज के कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता नहीं है। तो गुरुदेव के माध्यम से ही ये सब चीज़ धीरे 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 निकलते हुए यहाँ से यहाँ तक आया है। क्लिनिक में जानते ही हैं, कोई बड़े डॉक्टर परिवार के हम नहीं हैं। हर समय कुछ ना कुछ हमारे जीवन में समस्याएं हर डॉक्टर को आती है। हमको तो गुरुदेव एक एक्स्ट्रा ड्यूटी दे करके रखे हैं, टीम लीडर बना दिए हैं। यहाँ पर सब किसी से सामंजस्य बिठा करके चलना। 35-40 लोग हर रविवार को, 50 के आसपास लोग आ रहे हैं। हर किसी की मानसिकता को तो गुरुदेव के माध्यम से ही हो पाता है। लोग हमसे प्रभावित हो, हमारे गुरुदेव से प्रभावित हो। मेरी लेवल का, मेरे अवकाश की बाहर की बात है ना सर। नियमित हर रविवार को गुरुदेव से जो नियमित प्रार्थना करके मैं आता हूँ कि गुरुदेव अब देखिए आगे पीछे तो कोई है नहीं, ना कोई बड़े आदमी के लड़के हैं हम, ना नेता मंत्री की कोई आगे पीछे हमको सपोर्ट है। अब जो है सो आप ही हैं। आपका युवा प्रकोष्ठ इतना फल फूल रहा है, ये किसी न किसी की कृपा से ही तो फल फूल रहा है। मेरी लेवल की बाहर की बात है, तो फिर कौन कर रहा है? आप देख रहे हैं युवा प्रकोष्ठ को। अब हमारे क्लिनिक को देख लीजिए, युवा प्रकोष्ठ को देख लीजिए, हमको देख लीजिए। ये सब कहाँ से हो रहा है? सब गुरुदेव की कृपा से ही हो रहा है। जब पीछे कोई बैकिंग करने वाला नहीं है तो एक ही बैकिंग कर रहा है जो सत्ता, उसका नाम गुरुदेव है। सबके हर मिनट, हर क्षण, हर पल
गुरुदेव पल पल अपनी समस्याओं को समाधान करते हैं और हाथ पकड़ पकड़ कर निकालते हैं। और मेरा यही मानना है कि मेरा ही नहीं, सभी लोगों का जो हमारे गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, किसी को महसूस होता है, किसी को महसूस नहीं होता है, वो बाद में हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि बिना गुरु जी, माता जी और माँ गायत्री के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये बढ़ तो जाएंगे, लेकिन ये मुस्कान, ये उत्साह, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट बोनस हम लोग को मिला हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जानकारी लेना चाहते हैं, जे आपके गायत्री परिवार से लोग क्यों जुड़े? युवा परिवार, आपके डिवाइन यूथ सेल नोएडा का जो युवा प्रकोष्ठ है, उससे लोग क्यों जुड़े? आप अपने ही शब्दों से ये बताइए और इस पॉडकास्ट को बहुत सुंदर है। देखिए, गायत्री मंत्र से क्यों जुड़े, गायत्री परिवार से क्यों जुड़े, युवा प्रकोष्ठ से क्यों जुड़े? गायत्री मंत्र विश्व ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मंत्र है, ये तो आपको ही पता है। हम लोग यहाँ जो कोई भी आता है, हम लोग गायत्री मंत्र के माध्यम से ही उस व्यक्ति को जोड़ते हैं। उसके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, उसका समाधान हम लोग गुरुदेव के माध्यम से, गायत्री मंत्र के माध्यम से हम लोग यहाँ से देने की और बताने की कोशिश करते हैं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। आप महाविज्ञान पढ़ लीजिएगा। पूरे शरीर में 24 ग्रंथियाँ होती है, और सारी की सारी बॉडी में जितनी भी ग्रंथियाँ हैं, सूक्ष्म केंद्र हैं, चेतना के केंद्र हैं, गायत्री मंत्र ही है कि सारे के सारे ग्रंथियों को झकझोरने का काम, उसको उत्साहित करने के काम, उसको एनर्जाइज करने का काम, उसको प्रकाशित करने का काम गायत्री मंत्र ही कर सकता है। हर मंत्र में एक क्वालिटी नहीं है सर। हर मंत्र बना हुआ है खास खास ग्रंथियों के लिए। गायत्री मंत्र को महामंत्र, वेद मंत्र और इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है बताया गया है। इसके पीछे यही है, कंप्लीट मंत्र है। कोई चीज़ बच ही नहीं पाता है इस मंत्र को जपने के बाद कि आपके, अगर आप श्रद्धा से, निष्ठा से, विश्वास से इस मंत्र को जपें तो आपके जीवन की कोई भी समस्या, कोई भी शरीर में, अंतःकरण में कोई भी अंधकार वाला जगह ही नहीं बच पाता है जिसको प्रकाशित नहीं किया जा सके। और असली बात एक और भी मैं बताना चाहूँगा कि जितनी भी आदमी है वो, उसका एक विशेष गुण होता है। जैसे कोई डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टरी करते हैं, नाचते भी हैं वो। कोई बहुत बढ़िया गायक है। वैसे ही गायत्री मंत्र जो है वो आप देख लीजिएगा, किसी व्यक्ति से, किसी विद्वान आदमी से पूछिएगा, आपको धन चाहिए तो लक्ष्मी जी का मंत्र को जपिए, शक्ति चाहिए तो माँ काली का मंत्र को जपिए, विद्या चाहिए तो माँ सरस्वती के मंत्र को जपिए। लेकिन किसी से ये पूछिए कि विवेक अगर आपके जीवन में धारण करना है, विवेकशील व्यक्तित्व हमको बनना है, तो उसके लिए कौन से मंत्र हम जपें जिससे विवेक जागृत हो जाए। गुरुदेव का कहना है कि विवेक की ही समाज में कमी हो गई है, जागृत विवेक कम हो गया है समाज में। इसीलिए गुरुदेव सब मंत्र को छोड़ करके, वो तो महाकाल थे, किसी मंत्र की चर्चा कर सकते थे, प्रचार प्रसार कर सकते थे, सब मंत्र को छोड़ करके दादा गुरु ने उन्होंने गायत्री मंत्र की प्रचार प्रसार को ऑर्डर किया, आदेश किया। वो इसलिए किया कि गायत्री मंत्र ही आपके जीवन में विवेक को आगे बढ़ा सकता है। विवेक का मतलब ये होता है कि मुझे करना चाहिए, क्या करना है। आज क्लिनिक कमा सकते थे ना जी, सही बात है, शटर डाउन करने की जरूरत है अभी। जितने भी हम मूर्धन्य लोग हैं भारतवर्ष के, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि सबको ये इतवार के दिन कम से कम शटर डाउन कीजिए आप लोग। गायत्री मंत्र जपना इसीलिए जरूरी है। केवल बुद्धि अगर जीवन में रहेगा तब आज भी हम प्रैक्टिस करते। सही बात है। फिर बाल संस्कारशाला, साहित्य विस्तार यहाँ नहीं होते, नहीं हो पाता, समाज की काम ही नहीं, समाज का कोई काम ही नहीं हो रहा होता। सही बात है। महर्षि अरविंद उस जमाने में यूपीएससी टॉप कर गए थे, तो केवल उनके जीवन में बुद्धि होती तो कहीं आईएएस होते, लेकिन साथ में विवेक भी था तो भारतवर्ष का कितना बड़ा काम हो गया। सही बात है। इसीलिए गायत्री जरूरी है कि हम लोग गायत्री के माध्यम से
बुद्धि ही नहीं, विवेक की ही चर्चा करते हैं। विवेक को आगे बढ़ाने की प्लानिंग हम नहीं, पूरे शांति कुंज, हमारे गुरुदेव ही शुरू से ही हर व्यक्ति के जीवन में विवेक का स्थान हो, विवेकशील व्यक्तित्व तो आप बने, इसकी प्लानिंग हमेशा गुरुदेव किया करते थे। युवा प्रकोष्ठ में, और इसी बहाने यदि ये सब आप युवा प्रकोष्ठ में आते हैं तो ये सब जानने को मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।